लॉन्चिंग यही है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है। अभी मैंने देखा कि कल एक पॉकेट डायरी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप लॉन्च किया, उसका उद्घाटन भी वो खुद कर रहे हैं। कॉफ़ी टेबल बुक का उद्घाटन भी वो खुद कर रहे हैं। हाँ, तो एक तो वो काम करते हैं, और तीसरा लाइंग, मतलब झूठ बोलना। तो ये लिंचिंग लॉन्चिंग लाइंग वाली सरकार है। एक एक आम परिवार जानता है, वो चाहे भाजपा का समर्थक हो चाहे मोदी जी का सपोर्टर हो, उसको अच्छे से पता है कि उसके पेट पे किस तरह की लात पड़ी है, उसको अच्छे से पता है कि उसके बच्चे का भविष्य कितना अंधकार में है, और उसका फायदा राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल लेते हैं। अपनी राजनीति, अपनी सांप्रदायिकता, जिन नेताओं को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, वो बेरोजगार युवाओं को अपना चारा बनाते हैं पूरी तरह से। ये कभी पैदल मार्च करता युवा, तो कभी सड़कों पर प्रदर्शन करता युवा, कभी हेट स्पीचेस में संलिप्त होता हुआ युवा, कभी हेट स्पीचेस देता हुआ युवा, कभी सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करता हुआ युवा। युवाओं की जो स्थिति है पिछले 9 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, काफी सारे होराइजन्स हैं इसके। उन होराइजन्स में एक मुख्य होराइजन ये है कि युवाओं को जो नौकरियां हैं वो डिनाई कर दी गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हालत जो है वो भी खराब हुई, और युवाओं का जो सोशलाइजेशन है या सेंसिटाइजेशन जो है उसको भी कमतर करने की कोशिशें हुई हैं। हम देखते हैं हेट स्पीचेस के मामले हों, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के मामले हों, ये तमाम स्थितियां इन बातों का तस्दीक करती हैं। 9 साल होने वाले हैं जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ब्रांडिंग होगी 9 साल बेमिसाल कहकर। लेकिन इन 9 सालों में युवाओं का हाल क्या रहा, अलग अलग क्षेत्रों में, नौकरियों से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनकी सोसाइटी में जो उनका रोल रहा, उनकी भूमिका रही, वो किस तरीके से रही, उनका जो माइंडसेट है वो किस तरीके से डेवलप किया गया, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। 9 साल कैसा है युवाओं का हाल, हमारे साथ है अनुपम, युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और जैसा मैंने अपनी भूमिका में बात की सर, 9 साल होने वाले हैं जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। बहुत सारे वादे हुए युवाओं से। जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो नौकरियों का वादा था, और डेटा कहती है, स्टडीज कहती है कि युवाओं ने भरपूर समर्थन जो है उस सरकार, उस पार्टी का किया भी था, और सरकार आई थी। अब जब 9 साल बीत गए हैं तो युवाओं का हाल क्या है? 9 साल कैसा है युवाओं का हाल? नहीं, देखिए, आपने ये कहा कि युवा भी एक वर्ग है, जब हम सोचते हैं देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में। मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में, और जब हम भारत के भविष्य की बात करते हैं तो दरअसल युवाओं के भविष्य की ही बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक वर्ग नहीं, वो मुख्य वर्ग है। और दुनिया की किसी देश की तुलना में भारत वो देश है जहाँ पे कि युवाओं का जो अनुपात है पूरी जनसंख्या में, वो इस कदर है जिसकी तुलना कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या में लगभग 70% है जो अंडर 35 है। कहने को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब हमारे पास हमारे विकास प्रगति में योगदान देने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। प्रोडक्टिव, तो ये बहुत प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है। ये सब बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर बातें हैं। लेकिन जब हम इन 9 सालों की बात करते हैं, और जब ये नारा लगाया जा रहा है कि आपने जैसा कहा कि 9 साल बेमिसाल जैसी बातें कही जा रही हैं, तो सच्चाई तो ये है कि 9 सालों में 9 साल युवा बदहाल हुआ है पूरी तरह से। मोदी जी जब सत्ता में आए थे आज से 9 साल पहले, तो उनको युवाओं का भारी समर्थन मिला। समर्थन मिलने का ये कारण था कि उन्होंने युवाओं को बड़े सपने दिखाए, स्पष्ट रूप से वादे किए कि वो क्या क्या काम करेंगे, और उन वादों पे वो कितना खरा उतरे हैं उस पर हम लोग दिन रात लगातार बहस, चर्चा और टिप्पणी कर ही रहे हैं। आज जो सरकार सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि वो सालाना 2 करोड़ रोजगार देगी, उसके कार्यकाल में करोड़ों रोजगार नष्ट हो गए। ये अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रही होती तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगारों का सृजन होता। और सर एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा आपसे कि स्थिति तो इस तरीके की रही, बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। अब कई बार आयोजन होते हैं और सरकारी आयोजन में जो मंत्री लोग हैं वो चिट्ठियां पकड़ाते दिखते हैं। तो ये जो आयोजन है या ये जो इवेंट जीविता है युवाओं के मामले में भी, रोजगार के मामले से कैसे देखते हैं आप? मतलब ये अपनी असफलता को एक स्टैंप लगाने जैसा नहीं दिखता क्या? मैं एक बात कई सालों से कह रहा हूँ कि दिस गवर्नमेंट इज अबाउट 3 Ls। जैसे मोदी जी का ही स्टाइल है ना कहने का, 3P 3C, तो ये 3L वाली सरकार है। लिंचिंग, लॉन्चिंग और लाइंग।
लिंचिंग आप समझ ही रहे हैं, लॉन्चिंग यही है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है। अभी मैंने देखा कि कल एक पॉकेट डायरी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप लॉन्च किया, उसका उद्घाटन भी वो खुद कर रहे हैं, कॉफ़ी टेबल बुक का उद्घाटन भी वो खुद करते हैं। ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हाँ, तो एक तो वो काम करते हैं, और तीसरा लाइंग, मतलब झूठ बोलना। तो ये लिंचिंग लॉन्चिंग लाइंग वाली सरकार है। जो आपने कहा कि ये जो इवेंट किया जा रहा है, अब हमारे देश में ज्वाइनिंग लेटर कौन देता था पारंपरिक तौर पे? जितने आपके दर्शक हैं सबको याद होगा, डाकिया देता था। बिल्कुल देता अब उस डाकिया का काम को भी उन्होंने लात मार दिया। ज्वाइनिंग लेटर भी प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, डाकिया नहीं बांटता है अब ज्वाइनिंग लेटर। और मज़ेदार बात है कि उसके डिटेल्स में किसी दिन अगर हम बात करेंगे कि रोजगार मेला में हो क्या रहा है, क्या तमाशेबाजी है और उसके नाम पे क्या धोखा चल रहा है, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन तरह तरह की इवेंट इसलिए करना ताकि एक माहौल बनाया जा सके, एक फेक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसका तथ्यों से और सत्य से कोई संबंध नहीं है। लेकिन देखिए जो सवाल है ना कि इन 9 साल में युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम युवाओं पे प्रभाव की बात करते हैं तो हम सिर्फ रोजगार की बात या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 9 सालों में इस देश में जातिवाद बढ़ा है, घटा नहीं है। इन 9 सालों में इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। जिस देश में धार्मिक उन्माद जातिवाद बढ़े और जिस देश के सामाजिक ताने बाने पे असर पड़े, उसका सीधा प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ेगा तो युवाओं पे पड़ेगा। ये उन्हीं युवाओं को इस देश में अपना जीवन जीना है, उनका पूरा का पूरा जीवन रखा हुआ है। तो वो कैसे देश में, कैसे लोकतंत्र में, कैसी अर्थव्यवस्था में अपना आने वाला समय बिताएंगे, अपनी अगली पीढ़ी कैसे जिएगी, तो उसका सीधा कंसर्न सबसे ज़्यादा किसी से है तो वो तो युवाओं, छात्रों से ही है। तो मुझे लगता है कि उस पैमाने पे भी मैं कई बार कहता हूँ कि ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, पैमाने हैं: सोसाइटी, डेमोक्रेसी और इकोनॉमी। सोसाइटी के साथ जो हुआ है, सोशल फैब्रिक के साथ जो हुआ है, वो हम लोग दिन रात देख रहे हैं। डेमोक्रेसी के साथ जो हुआ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ, ईथोस के साथ, वो भी दिन रात हम देख रहे हैं। और इकोनॉमी के साथ जो हुआ है, किस कदर गरीबी बढ़ी है हमारे देश में, किस तरह है बेसिकली गरीबी और अमीरों के बीच। हाँ, इनइक्वालिटी जो बढ़ी है, जो गैर बराबरी, मतलब एक तरफ आप देखिए कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हमारे देश में बढ़ रही है। एक एक आम परिवार जानता है, वो चाहे भाजपा का समर्थक हो चाहे मोदी जी का सपोर्टर हो, उसको अच्छे से पता है कि उसके पेट पे किस तरह की लात पड़ी है, उसको अच्छे से पता है कि उसके बच्चे का भविष्य कितना अंधकार में है, उसको कोई खबर नहीं है कि आने वाला समय उसके परिवार का कैसा होगा। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उसी समय, उसी दौर में 2 लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं, जो वर्ल्ड नंबर 2 हो जाते हैं, कोई एशिया का सबसे अमीर हो जाता है। तो भाई एक ही नाव में हम लोग बैठे हुए हैं ना, सब के सब। नाव डूब रही है तो हम लोग डूब रहे हैं, आम लोग डूब रहे हैं, उसी नाव में बैठा 2 आदमी क्यों नहीं डूब रहा है भाई? उसके ऊपर कौन सा ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ये जो चीज़ें हैं, और इसका प्रभाव फिर रोजगार पे पड़ता है, इसका प्रभाव नौकरियों पे पड़ता है, ये जो इस तरह की नीति का प्रभाव। क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी इकोनॉमी या पूरी जो सोसाइटी है वो 2-3 चंद जो क्रोनी कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे हैं उनके हाथों में दे दी गई है। तो जब वो दे दी जाती है तो बाकी चीज़ें तो रप्चर होंगी ही, खराब होंगी ही। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल ये बनता है सर कि डेमोग्राफी डिवाइडेंड की बात आप कर रहे थे, है ना, पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात। जब बेरोजगारी बढ़ रही है, सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए था वो लाइबिलिटी बनकर रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं कई बार कहता हूँ कि डिविडेंड तो बहुत पॉजिटिव शब्द है, इसका अर्थ होता है लाभांश। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, जाएगा छोड़िए, बनना शुरू हो चुका है। आप जब जब पिछले साल आपने बड़े प्रोटेस्ट देखे, जब हमारे साथियों ने रेलवे भर्ती में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, उसमें जो लाखों की संख्या थी जिन्होंने ट्रेनों को रोक दिया था, आपको क्या लग रहा है सिर्फ रेलवे के कारण गुस्सा था? नहीं, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो डिजास्टर बन रहा है और जिसके लिए उसको एक वेंट, एक माध्यम मिला उस आक्रोश, उस असंतोष को व्यक्त करने का। जब अग्निपथ के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए देश भर में, तो आपको क्या लगता है जो देश भर में जो करोड़ों युवाओं ने जो आंदोलन में हिस्सा लिया, वो सब सिर्फ सेना भर्ती के लिए कर रहे थे? नहीं, सेना भर्ती में हुई जो अन्याय जो था अग्निपथ के नाम पे, वो तो एक माध्यम था। लेकिन उस माध्यम से जो एक्यूमुलेटेड एंगर था, जो
कलेक्टिव ग्रीवेंस था वो उस माध्यम से मैनिफेस्ट हुआ। तो हमारे देश में नौजवानों के अंदर एक अलग तरह की एंजाइटी है इस समय, अंदर अंदर एक सिमरिंग एंगर है, एक आक्रोश है, असंतोष है जिसको जिसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। अंडर करंट कहा जा सकता हाँ, लेकिन क्योंकि वो टीवी अखबार में नहीं दिखता है तो कई बार हम लोग को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, टीवी अखबार में नहीं दिखेगा। और अगर बाकी हमारे इंस्टीट्यूशंस उस कलेक्टिव ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा फूटेगा ना। और जब वो गुस्सा फूटेगा तो उसके बाद वो सरकार जो है युवाओं के आक्रोश को संभाल नहीं पाएगी। क्या स्थिति आपको लगती है अगर वो गुस्सा फूटता है, क्योंकि जब भी एक्यूमुलेशन होता है तो बर्स्ट आउट होता है, क्या आपको लगता है बर्स्ट आउट की स्थिति जो है वो अभी नज़दीक है या फिर अभी लगेगा इस एक्यूमुलेशन के और होने तक और होने तक और होने तक? किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे हैं, आप लगातार युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बर्स्ट आउट का जो टाइम है उसमें अभी देरी है, कितना जल्दी आप इसको देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। और पिछले कुछ मौक़ों पे जो हमने वो आक्रोश को फूटते देखा है वो भी उसी का एक हिस्सा था। अब किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि ये जो बेरोजगारी के कारण जो आक्रोश है, और वो इसलिए क्योंकि बेरोजगारी को कई बार हम लोग सुन के ऐसा लगता है कि एक कोई अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो रही है, सिर्फ उतना भर नहीं है। तो बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुकी है बहुत बड़े वर्ग के लिए, और वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो लोगों के आम जीवन में दिनचर्या में रिफ्लेक्ट हो रहा है, रियल लाइफ स्टोरीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो अंदर अंदर जो असंतोष जो पनप रहा है वो जब फूटेगा तो बस यही है कि हम जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम उस ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से चैनलाइज करें, उसको हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से आगे ले जाएं। हम जो नाउमीदी है, जो हताशा है, जो निराशा है देश के युवाओं में, जिस पर चादर डालने की कोशिश हो रही है, पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उस हताशा और निराशा से हम युवाओं को समाधान की तरफ ले जाएं, उम्मीद की तरफ ले जाएं, तभी जाके देश का भविष्य बेहतर होगा। हम ये जो बातें पूरी हो रही है सिर्फ कोई एक वर्ग युवाओं की बात नहीं हो रही है, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है, भारत की बात हो रही जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं और कह रहे हैं कि ये केवल युवाओं की बात नहीं है, एक सवाल मेरा ये पैदा होता है कि सांप्रदायिकता जो है या हेट स्पीचेस की जब हम बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा इस तरीके के नारेबाजी होती है, आपको लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैक्टर इन चीज़ों को बढ़ा रहा है? नहीं, ठीक बात है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो जितने भी सोशल इविल्स हैं इन सब में कंट्रीब्यूट करता है हमेशा। मतलब मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो वहाँ पे चोरी बढ़ जाएगी, वहाँ पे अपराध बढ़ जाएगा, वहाँ पे कोई ना कोई इलीगल मीन्स पैसे कमाने के बढ़ जाएंगे, वहाँ पे जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है वो बढ़ जाएगा। तो बेरोजगारी से तो सीधे तौर पे कई सारे सोशल इविल्स कनेक्टेड हैं पूरी तरह से, और उसका फ़ायदा राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल लेते हैं। अपनी राजनीति, अपनी सांप्रदायिकता, जिन नेताओं को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, वो उन बेरोजगार युवाओं को अपना चारा बनाते हैं पूरी तरह से। ये हम लोग दिन रात देख रहे हैं इस चीज़ को होते हुए। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बेरोजगारी के सवाल को एड्रेस किया जाए, क्योंकि जब आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जब इस देश के आम नागरिक युवा बेरोजगारी को लेकर एक सकारात्मक पॉजिटिव पब्लिक मूवमेंट कर देते हैं, तो उसके जरिए सिर्फ बेरोजगारी एड्रेस नहीं होता है, उसके जरिए सांप्रदायिकता भी एड्रेस होती है, उसके जरिए जो अपराध जो हो रहे हैं तरह तरह के वो भी एड्रेस होते हैं, उसके जरिए जो बड़े पैमाने पे जो अभी जो आत्महत्याएं जो हो रही हैं जी। वो भी एड्रेस होता है। तो सही मायने में समाज को, देश को एक सही दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेरोजगारी के भीषण संकट को, एक जो राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है हमारे देश में, उसको सीधे तौर पे एड्रेस किया जाए। सरकार इसको एड्रेस नहीं कर रही है, लेकिन देश के युवा जो हैं वो खुद ब खुद अपने देश को, समाज को बचाने के लिए खड़े होंगे, और वो मौका बहुत नज़दीक है। अब मेरा एक सवाल ये है कि आप विगत कुछ वर्षों से, जो आपकी संस्था भी, आप भी, आपकी पूरी टीम युवाओं के मुद्दों पर काम कर रही है। इससे पहले आप नौकरी में थे, उससे पहले आप खुद छात्र थे, युवा रहे, युवा हैं अभी। तो उस वक्त के युवाओं के जो मुद्दे थे, और नौकरियां जो हैं वो हमेशा का सवाल हैं, ठीक है ना, कम ज़्यादा वो तो ठीक है, आंकड़े जो भी कहते, नौकरियां हमेशा का सवाल है, लेकिन इन 9 सालों में और उस समय में कोई ख़ास अंतर आपको दिखता है क्या? कोई स्टाइल, कोई पैटर्न दिखता है क्या? नहीं, अंतर कई तरह के दिखते हैं मुझे।
जैसे एक अंतर ये दिखता है कि एक सेल्फ सेंसरशिप एक तरह का इस दौर में हो गया है, ये जिन 9 सालों की आप बात कर रहे हैं। एक डर का माहौल है, लोगों को कुछ बोलने में डर लगता है, और इसके कारण जो सेल्फ सेंसरशिप हुआ है और उसके कारण जो संवाद में कटौती हुई है, सेल्फ सेंसरशिप का सीधा मतलब ये है कि संवाद में कटौती होगी, उसका नतीजा पूरा देश पूरा समाज भुगत रहा है। तो वो संवाद की कटौती कोई सिर्फ राजनीतिक स्तर पे नहीं है, वो हम लोग आम जीवन में भी छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कहीं कुछ झूठ देखते हैं, फेक देखते हैं, लेकिन उसको काउंटर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं भाई क्यों पचड़े में फंसना आज के समय में। तो एक तो ये हुआ है जो बदला है। दूसरा ये है कि आंदोलनों के प्रति, आंदोलनों को देखने के नज़रिए में बदलाव ला दिया गया है। हमारे देश जिसको स्वतंत्रता ही आंदोलन के ज़रिए मिली, मतलब बाकी कई देशों में बैटल्स हुए होंगे, हमारे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को मूवमेंट कहा जाता है। हम आंदोलन के जरिए आज़ाद हुए। पूरा भारत का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए उसका निर्माण हुआ। और हमारे देश में आंदोलन का मतलब हमेशा कुछ पॉजिटिव होता था। इन 70 सालों में हमेशा ऐसा रहा। वो चाहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ हो, चाहे उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ वीपी सिंह का आंदोलन हुआ हो या अन्ना आंदोलन हुआ हो, जब भी कोई आंदोलन होता था तो उसको आम नागरिक और पूरा भारत का समाज जो है आंदोलनों को एक सकारात्मक दृष्टि से देखता था कि आंदोलन हो रहा है तो ये लोकतंत्र के प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, आंदोलनों का साथ देना चाहिए। इन 9 सालों में ये बदला है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको दिखने के नज़रिए में को बदल दिया गया है। अब ऐसा कर दिया गया है जैसे कि जो आंदोलन कर रहा है वो कुछ रुकावट कर रहा है, वो किसी को रोक रहा है, वो ऑब्स्टेकल है, वो विकास रोक रहा है, वो देश विरोधी है। इस तरह का माहौल बनाया गया है। तो आंदोलन जीवी खुद में एक मतलब नेगेटिव टर्म हो गया है। प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि आंदोलन जीवी लोग हैं, उनको शर्म नहीं आई। वो आंदोलन जीवी है तो भारत को आज़ादी तो आंदोलन जीवियों ने ही दिलाया है, और आप हर उस आदमी को आंदोलन जीवी कह देंगे जो आपके गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने की बात कहता है। तो देखिए, एक तो संवाद की संस्कृति जो आपने कहा क्या बदला है, जो सेल्फ सेंसरशिप और डर का माहौल। दूसरी बात कि आंदोलनों को देखने का नज़रिया बदला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये लगता है, जो हम एक पॉजिटिव बात मुझे जो कहना है वो ये कि देखिए, जब जब भी किसी भी समाज में, किसी भी देश में डर का माहौल बनता है तो उससे निकालने का काम युवा ही करता है। और ये मैं इसलिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक युवा आंदोलन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ या युवा हल्ला बोल का संस्थापक हूँ। उसको कहने का ठोस तर्क है मेरे पास। देखिए, हमारे देश में आज भी जो समूह जितने भी डरे हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए फिल्म मेकर्स हैं, उनके अंदर एक डर है। ये डर है कि अगर वो सरकार की नीतियों पे आम तौर पे विरोध करने लग जाएं, जैसा कि पहले करते थे, भाई तेल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, तो भाई ट्वीट्स आते थे, लोग मज़े लेते थे कि ये देखो जी, हमने ड्राइवर को छुट्टी पे भेज दिया है, अब मैं साइकिल से शूटिंग के लिए आ गया हूँ, इस तरह की बातें कहते थे। तो ये परंपरा थी हमारे देश में। आज किसी की मजाल नहीं है कि किसी भी सरकार की नीति के खिलाफ कोई एक बयान दे दे। उसको पता है कि अगर वो कुछ कह देगा तो उसकी अगली फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं होगी, रिलीज़ होगी तो उसको स्क्रीन नहीं मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा तो लोग देखने नहीं जाएंगे, उसको पता है कि उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उद्योगपतियों को डर है कि वो अगर कुछ कह दे खुले मंच से तो हो सकता है कि वो धंधा ना कर पाए। एकेडमिशियंस को डर है कि वो अगर कुछ कह दें तो वो कितने भी काबिल टीचर प्रोफेसर होंगे, वो कभी जो है सो वाइस चांसलर नहीं बन सकते, और हो सकता है उनकी नौकरी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। आप देखिए, पत्रकारों को डर है जो न्यूज़ चैनल्स में नौकरी कर रहे हैं, जिनका धर्म था सवाल सरकार से सवाल पूछना, उनको ये डर है कि अगर हम सरकार से सवाल पूछ देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कई उदाहरण हमने देखे हैं कि बड़े से बड़े देश के टीवी एंकर्स और पत्रकार, उनकी नौकरी चली गई और उनको मजबूरन यूट्यूब पे या अलग अलग माध्यमों से अब उनको अपनी बात कहनी पड़ रही है। तो ये देखिए कि ये जितने हैं, मैंने जितने उदाहरण दिए, लंबी लिस्ट है, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। ये सब कौन है? ये सब वो लोग हैं जिनके पास खोने को कुछ ना कुछ था। तो इनके डरने का कारण फिर भी समझ में आता है कि इनके पास खोने को कुछ ना कुछ है। बेरोजगार युवाओं के पास खोने को क्या है? कुछ है उनके पास, और पाने को उनके पास सब कुछ है। पूरा भविष्य है,
बाकी इन सब ने तो अपनी अपनी पारी खेल ली ना, जीवन की पारी, ठीक है। बेरोजगार युवाओं का जो एफर्ट होगा वो उस तरीके से बहुत ज्यादा होगा जब भी वो एफर्ट मैं ये होगा। कह रहा हूँ कि कभी भी जब डर का माहौल बनाया जाएगा, कभी भी जब लोकतंत्र संविधान पे खतरा आएगा, तो सिर्फ बेरोजगारी दूर करने के लिए ही युवा एकजुट नहीं होंगे। उस देश के बेहतर भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, बेहतर समाज के लिए भी जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें उन्हीं युवाओं की अग्रणी भूमिका होगी जिनको खोने का कुछ डर नहीं है और पाने को जिनके पास सब कुछ है। और इस वक्त इस देश में वो वर्ग जो है वो बेरोजगार युवाओं का ही है। और इस देश में करोड़ों की संख्या में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, कैंपस से निकल चुके हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, नौकरी रोजगार ढूंढ रहे हैं, सालों साल से ढूंढ रहे हैं। उनके अंदर का जो असंतोष है, जिसको अलग अलग समय पे प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए और अलग अलग माध्यमों से उसको गलत ढंग से चैनलाइज कर ले जा रहे हैं कुछ लोग, अलग अलग तरह के अपराध की दिशा में, सांप्रदायिकता की दिशा में, जातिवाद की दिशा में। लेकिन यही समूह है जो हमारे देश के बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, यही समूह है जो आज के दौर के संघर्ष के केंद्र में रहेगा। यही समूह होगा जो बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, आप कह रहे हैं। और आपने कहा कि जो ये एंगर एक्यूमुलेट हो रहा है युवाओं के मन में, आप जैसे लोगों का काम है इसको सकारात्मक तरीके से चैनलाइज किया जा सके। आखिरी सवाल मैं यहीं से लेता हूं सर, कि ये जो चैनलाइजेशन होगा जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं क्या आप, कि किस तरीके से ये चैनलाइजेशन हो सकता है पॉजिटिवली, जो युवाओं के अंदर एंगर एक्यूमुलेट हो रहा है उसका? नहीं, देखिए, हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए, जैसे कि बहुत लंबी बात तो नहीं, लेकिन पिछले साल ही मान लीजिए दो बड़े उदाहरण थे। एक रेलवे भर्ती को लेकर हुआ बड़ा प्रदर्शन, दूसरा अग्निपथ को लेकर हुआ, जिस दौरान मुझे तिहाड़ जेल में भी डाल दिया गया क्योंकि हमने उस नीति का विरोध किया था। अब ये सब ऐसे मौके थे जिसमें यह संभावना थी कि एक बड़ा सस्टेन्ड मूवमेंट बिल्ड हो सकता है, लेकिन इसमें संख्या, ऊर्जा और स्केल इतना बड़ा है कि इसके लिए जितने ज़्यादा लोगों को तैयार होना पड़ेगा, वो किसी एक पार्टी, एक नेता के बस की बात नहीं है। और मैं ये क्लेम भी नहीं करता हूँ कि कोई मूवमेंट खड़ा कर देगा। मूवमेंट कोई व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता, वो तो समाज तैयार करता है, स्वतः होता है। स्वतः होता है। हम उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमको पिछले अनुभवों से सीखते हुए एक काम हम जो कर रहे हैं वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें, ऑन बोर्ड करें इस काम के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। ठीक है, युवा हल्ला बोल ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 4 सालों में। कई राज्यों में, हर राज्य के हर जिले में टीमें हैं, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये तय किया कि हम एक व्यापक एकता बनाने के लिए हम अपने बैनर, अपने युवा हल्ला बोल से भी ऊपर उठ के, युवा हल्ला बोल को पीछे रख के एक हम अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे, जिसमें कि इस तरह के जितने हमारे और साथी हैं जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग समूहों के माध्यम से इसी सोच विचार के साथ यही काम कर रहे हैं, वो सब साथ आ सकें। तो इससे आंदोलन को दिशा देने की संभावना और बेहतर हो जाती है। तो हमने ऐसे 113 संगठन, जो जम्मू कश्मीर में कोई है, तो कोई तमिलनाडु में है, कोई केरल में है, कोई बंगाल में है, कोई अलग-अलग नॉर्थ हिस्सों ईस्ट से। में, अलग अलग हिस्सों में। हो सकता है कि देश के स्तर पे नहीं, लेकिन पूरे राज्य में हो सकता है, पूरे राज्य में नहीं तो जिलों के क्लस्टर्स में, जो काम कर रहे हैं इस दिशा में लगातार, जिनके साथ कुछ मास है, जिसके साथ युवा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 113 संगठन समूहों को हमने के साथ हम बैठे। एक बस नियम ये बनाया कि शुरुआती बैठक में हमने किसी ऐसे समूह को आमंत्रित नहीं किया जो किसी राजनीतिक दल से एफिलिएटेड हो, पक्ष विपक्ष किसी भी राजनीतिक दल से एफिलिएटेड हो। और ऐसे 113 संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया। संयुक्त युवा मोर्चा ने यह तय किया कि एक एजेंडा पे एक आम सहमति बनाए। एजेंडा क्या है कि हम बेरोजगार दूर करेंगे, तो अगर बेरोजगारी दूर करने का समाधान क्या है उस पर बात किया। समाधान ये है कि हमने सोचा कि असंगठित क्षेत्र में जब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार रहा है 93-94%, तो कम से कम वो असंगठित क्षेत्र को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी को एड्रेस नहीं कर सकते। तो हम रोजगार का अधिकार की बात करते हैं, न्यूनतम आय पे अपने घर के दायरे के 50 किलोमीटर में कम से कम। किसी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से किसी को कर्नाटक के बेंगलोर न जाना पड़े वहाँ के लेबर चौक पे खड़े होने के लिए। महीने में लाखों की सैलरी मिल रही है तो जाए,
विदेश भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठेला चलाने के लिए और बोझा ढोने के लिए अगर किसी को 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, इससे बड़ा फेलियर क्या है किसी स्टेट का या किसी सरकार का। तो हमने कहा कि रोज़गार का अधिकार होना चाहिए कम से कम उनके लिए जो मिनिमम वेज पे काम करने को तैयार हैं, अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में। दूसरी बात हमने कही कि समयबद्ध ढंग से जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भर्ती पूरी की जाए। कितनी है? तो केंद्र और राज्य सरकारों का मिला के लगभग 1 करोड़ पद हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, खाली पड़े हुए, सैंक्शनड पोस्ट। इन पे कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, विभागवार विज्ञापन जारी करके नियुक्तियां की जा सकती हैं। 1 करोड़ परिवारों का भला हो जाए अगर इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगले 24 घंटे में इन पदों पर भर्ती निकाल दे, तो 1 करोड़ परिवारों का। तो हमने ये कहा कि उस पर तुरंत भर्ती की जाए और मॉडल एग्जाम कोड के तहत जो हमने तैयार किया है, ताकि टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट हो। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो इस देश में रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की समस्या है कि हर जगह तरह तरह के कंप्लाइंसेस को वायलेट करने के लिए, इवेड करने के लिए ठेके पे हर चीज़ को डाला जा रहा है। हमने कहा कि कोई चीज़ देखिए सीजनल नेचर का है। मान लीजिए कोई काम रोजगार ऐसा है जो सिर्फ मानसून के समय होना है, तो उसको आप कराइए कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर भी समझ में आता है। लेकिन जो पेरेनियल नेचर का है, जो काम साल भर होना है, मान लीजिए शिक्षक का काम है, शिक्षक को तो साल भर पढ़ाना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे डालने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब तो सेना भी कॉन्ट्रैक्ट पे जब अब तो सेना भी कॉन्ट्रैक्ट पे डाला जा रहा है, बताइए। तो हमने ये कहा कि ये रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन पे रोक लगे। और अब ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन एक स्टेप आगे बढ़ गया है। अब ये जो कैब और ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, कैब का हो, फूड डिलीवरी का हो, या अलग अलग तरह की चीज़ें हो, ये क्या कर रही हैं? ये जो गिग इकॉनमी बन रहा है एक हमारे देश में गिग वर्कर्स के साथ, इनका तो एक राइड एक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आपको किसी कैब वाले ने आपके लोकेशन से उठाया, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, बस वहां तक वो एक ही वो उतना ही का कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंपनी के साथ। उसको वो पार्टनर कहते हैं बड़े सम्मान से। और उस पार्टनर के साथ अगला कॉन्ट्रैक्ट कब है? जब वो अगले राइड के लिए एक फूड लेना और घर पे फूड पहुंचाना एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके जरिए तरह तरह का वायलेशन हो रहा है। तो हमने ये तीसरी बात कही कि रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बंद हो। और चौथी और आखिरी बात इस एजेंडा में, जिस पर संयुक्त युवा मोर्चा ने एक आम सहमति बनाई 113 संगठनों ने, कि ये जो नीति है कि नुकसान का राष्ट्रीयकरण हो रहा है देश में और मुनाफे का निजीकरण हो रहा है, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन, लॉस का नेशनलाइजेशन। सिर्फ निजीकरण नहीं हो रहा है हमारे देश में। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता, आप देखते होंगे, कि ये सरकार निजीकरण कर रही है। मैं कहता हूँ ये सरकार मोडानीकरण कर रही है। इसको मोडानीकरण कहते हैं जो चल रहा है। तो जहाँ जहाँ घाटा है उसका वहन आम जनता करेगी, मतलब सरकार के पैसे से होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। और जहाँ जहाँ फायदा है, कोयले में, बैंक में, टेलीकॉम में, बंदरगाह में, एयरपोर्ट में, वो सब का निजीकरण होगा। निजीकरण होगा, सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में जाएगा, तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होगा। आप देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो खाई बढ़ेगी अमीरी गरीबी की। 1% जो टॉप सुपर रिच लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं देश के, उनके कब्जे में लगभग आधा संसाधन पूरे देश का है। और आधी आबादी जो है वो 2-3% संसाधन पे गुजारा कर रही है। ये क्यों हो रहा है? ये तो सरकार की नीति का ही नतीजा है। तो ये जो मोडानीकरण की नीति है, इस पर रोक लगे। ये 4 बिंदु है जिसको हमने भारत रोजगार संहिता का नाम दिया है। 113 संगठन जो है वो इकट्ठे आए और हैं। हमने कहा कि ये भारत रोजगार संहिता, जो शॉर्ट में भरोसा है, ये भरोसा है जो देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को चाहिए। इसको लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इसको लेकर 113 संगठनों ने साथ आकर संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त इस देश में अगर सबसे बड़े देशभक्ति का कोई काम है, वो है कि आप इस आंदोलन को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें। तो हम आप सब से अपील करना चाहते हैं कि ये जो आने वाले समय में एक देश में एक बड़ा व्यापक युवा आंदोलन होने वाला है, उसमें आप अपनी भूमिका निभाइए। आप सामने आके, आगे आके अपना रोल तय करिए और इस देश को, हमारे समाज को आज के जो खतरे हैं उससे निकाल के एक बेहतर और समृद्ध देश बनाने की दिशा में हम सब मिलजुल कर ले जाएं। ठीक। तो जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, इसके लिए एक भरोसा चाहिए उनको। और उस भरोसे का जिक्र अनुपम ने बड़े अच्छे तरीके से किया। वो भरोसा है भारतीय रोजगार संहिता, जिसका जिक्र इस वीडियो में हो चुका है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद संवाद की जो एक परंपरा थी, वो परंपरा खत्म होते चली गई और जिसके कारण से कई सारी मुसीबतें जन्म लेगी। एक और खास बात अनुपम ने कही, वो ये कि
युवाओं का मतलब केवल रोजगार और शिक्षा से नहीं है। युवाओं के मुद्दे केवल ये नहीं हैं, बल्कि रोजगार और शिक्षा के तमाम मामले जितना भी सोशल इविल है उससे जुड़े हुए हैं। तो जब रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाएगा तो तमाम सोशल इविल्स भी एड्रेस हो जाएंगी स्वतः अपने आप। अनुपम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।